सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडंकल गेट की तैयारी। आज मैं आप लोगों को बताने वाले हूं कि व्हाट आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो हम पीएसयू चिल्लाते रहते हैं, बेसिकली ये पीएसयूज हैं क्या, कहां से ये पीएसयू बने हैं, क्यों जो है इंडिया में पीएसयू बनाए गए हैं, तो सारी की सारी चीजें मैं आज आप सभी को बताने वाली हूं। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फटाफट से इस वाली वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल एडंकल गेट की तैयारी को आज ही जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आप लोगों को मिलने वाला है ढेर सारा कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, फ्री कंटेंट और भी काफी कुछ जो कि हम लोग आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। राइट, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएसयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कई जगह इसको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का नाम भी दिया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इन ये बेसिकली आए किधर से, तो हम थोड़ा सा इसको जो है हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। तो जब भी भारत आजाद हुआ था यानी कि 1947 पे, उस टाइम पे जो है विभाजन के बाद बेसिकली क्या था, सारी चीजें जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर थी। तो जैसे ही उन्होंने जो है रिलीज की थी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, तो उस टाइम पे जो है इंडिया की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक थी, पुअर थी। उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत था हमारे देश में, लाइक इनकम गैप बहुत था, कई लोग बहुत अमीर थे और कई लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। तो बेसिकली क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे एकदम जीरो हो चुका था। ठीक है, तब क्या हुआ, तब जो है हमारी गवर्नमेंट ने सोचा एक 5 ईयर का प्लान निकाला। वो 5 ईयर का प्लान जो है फेल हो गया कहीं ना कहीं। एंड आफ्टर दैट उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो उद्योगीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ था हमारे पास सिर्फ कृषि ही यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ही एकमात्र जो है एम्प्लॉयमेंट का सहारा था। देश की इकोनॉमी जो है मोस्टली जो है वो कृषि से ही उस टाइम पे चल रही थी, उद्योगीकरण इतना नहीं होता था। तो क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे बोला कि हमारे जो उद्योगीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो जब सेकंड वाला जो 5 ईयर का प्लान आया यानी कि अगला जो 5 साल का प्लान आया, उसमें जो है एक पॉलिसी निकाली गई जिसको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, और ये था 1956 के लिए। राइट, तो 1956 के लिए उस टाइम पे जो है हम जो हमारी जो गवर्नमेंट थी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे क्या था, कुछ इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज बनाई और उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इसी पूरे के पूरे रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिन्होंने इस विजन को आगे बढ़ाया यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काफी सहयोग दिया। उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ पीएसयू यानी कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री कि कहां से हमने जो है पीएसयू को फॉर्म किया था। तो बेसिकली पीएसयू के अंडर जो जो हमारी कंपनीज आती थी या जो जो हमारे सेक्टर्स आते थे वो थे हमारे पास 3 सेक्टर, यानी कि एटॉमिक एनर्जी, दूसरे थे इन एटॉमिक एनर्जी को बनाने वाले कुछ मिनरल्स यानी कि कुछ ऐसे एटॉमिक फ्यूल्स हो गए या फिर जिससे हम लोग जो है एटॉमिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं या बना सकते थे, वो सारे के सारे पीएसयू यानी कि वो सारे के सारी इंडस्ट्रीज को पीएसयू की लिस्ट में डाला गया। उसमें जो है हमारे रेलवे भी जो है इंक्लूडेड था, यानी कि रेलवे के जितने भी ऑपरेशंस होते थे उसको भी जो है पीएसयू की लिस्ट में डाला गया, ताकि जो है इंडिया में या हमारे देश में जो है इकोनॉमी को और बढ़ावा दिया जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है और इम्प्रूव हो सके। तो ओवर द इयर्स हमने क्या किया, इस पॉलिसी को और ज्यादा मॉडिफाई करते रहे, नई नई पॉलिसीज बनी इंडस्ट्रीज को लेके, क्या उनकी इंप्रूवमेंट है, क्या उनकी ग्रोथ है। धीरे धीरे करके जो है पीएसयूज एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर पूरी की पूरी आ गई थी। तो गवर्नमेंट ने जो है इन इंडस्ट्रीज को जो है साथ मिला के पूरा सहयोग किया है और हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधार करने का कार्य किया था। तो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में अगर हम देखें कि पीएसयू में जो है मोस्टली इंजीनियर्स जाना जाते हैं, कई स्टूडेंट्स जो है साइंस ग्रेजुएट है, चाहे वो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है या वो किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हैं। तो पीएसयू उनका एकमात्र एक सपना होता है कि हाँ, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मुझे सरकारी जॉब चाहिए, और सरकारी जॉब मुझे इन्हीं कंपनीज में ही चाहिए जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। राइट, चलो उसके बाद क्या देखा हमने कि अब पब्लिक सेक्टर जो है यानी कि पीएसयू रिक्रूट करती है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एवरी ईयर थ्रू गेट एग्जाम। गेट का एग्जाम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, गेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गेट के एग्जाम के थ्रू जो है पीएसयू जो है रिक्रूटमेंट करती है। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है पीएसयू में जा सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो पे। राइट, चलो तो हम देखेंगे कि जो पीएसयू थे उन्होंने बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में
हो। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ साइंस ग्रेजुएट है वो ही जाके सिर्फ पीएसयू में बैठ सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं, अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ग्रेजुएट्स यानी कि नॉन साइंस या फिर आर्ट्स के ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पे जो है असिस्टेंट वाली वैकेंसीज आती हैं, जो कि काफी अच्छी पोजीशंस होती है। इनके जो सैलरी पैकेज होता है वो भी काफी अट्रैक्टिव होता है, राइट। तो इसके फायदे भी हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है यानी कि पीएसयूज हैं, ये हमारे 3 भाग में डिवाइडेड होते हैं। तो पीएसयू बेसिकली 3 टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है अपने पास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी कि जिनको हम बोलते हैं सीपीएसई। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सीपीएसई बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंक्स भी हमारे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, यानी कि सरकारी बैंक की अगर हम बात करते हैं वो भी क्या है अपने पास एक तरह से पीएसयू ही है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है। तीसरा अपने पास होता है स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि जो स्टेट, हर एक स्टेट में जो है पीएसयूज बनाए जाते हैं उनको हम एसएलपीई ही बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ये जो है टेक ओवर करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनके अंडर जो है ये सीपीएसईज वर्क करते हैं। सिमिलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ये बैंक भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेज की, तो एसएलपीईज जो है ये हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, राइट। ये अपने जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर मैं और ज्यादा डिवाइड करके देखूं तो सीपीएससीज हमारे दो टाइप के सीपीएससीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सीपीएससी और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेजिक सीपीएससी। ये भी क्या होते हैं? ये भी कंट्रोल होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अभी अगर हम देखें कि करंट सिनेरियो में हु इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हु इज द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी अभी बीजेपी चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के अकॉर्डिंग जो है काफी तरह की जो है बाकी की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अभी रूल कर रही हैं। लेट्स सपोज दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी है, तो वो हो गई एक तरह से क्या स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो स्टेट लेवल, ये जो थर्ड वाली जो मैंने बताई है स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इनको रूल करने का काम करती है। यहाँ पे जो है उनकी जो साझेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, राइट। और बाकी के जो ऊपर जो बैंक से मैंने बताया है और सीपीएससी की जो मैंने बात की है वहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। क्लियर है? चलो अब उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी वाली जो कंपनीज हैं, यानी कि जहां पे मैं बात करती हूँ डिफेंस सर्विसेज की, ठीक है, डिफेंस वाले जो हैं एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जो है जितनी भी हमारी सरकारी कंपनीज होती हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं या फिर पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी में अपना योगदान देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेजिक क्या होती है बेटा? नॉन स्ट्रेटेजिक वो होती है जिसमें लेट्स सपोज कि अगर हमारी कोई सरकारी कंपनी है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, एग्री सेक्टर में है, यानी कि खाद बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है और भी बीज जो है उद्योगीकरण इस तरीके के जो है उनके प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल का पूरा अगर वो सरकारी कंपनी काम कर रही है। इसी तरीके से बैंकिंग है, कुछ एनर्जी के सेक्टर्स भी हैं, तो इन सबको जो है नॉन स्ट्रेटेजिक सीपीएससी का नाम दिया गया। क्लियर? तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट पीएसयू, राइट। इसके अलावा जो है अब एक कंसेप्ट आता है कि मैम आपने पीएसयू तो बता दिया, लेकिन हमने तो 3 तरह के पीएसयू अब तक सुने हैं। पहला है महारत्ना, दूसरा है नवरत्ना और तीसरा है मिनी रत्ना कंपनीज। ये कंपनीज बेसिकली होते क्या है? तो इनका जो बेसिक फंडा है, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि रैंकिंग और जो है इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से जो है इनको इस तरीके का नाम दिया गया है। यानी कि सबसे जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको हम बोलते हैं मिनी रत्ना। उसके अलावा अगर मान लो कि जैसे हमारा होता है ना प्रमोशन होता चले जाता है, तो मिनी रत्ना का अगर थोड़ा सा प्रमोशन कर दो तो वह हमारी बन जाते हैं नवरत्न की कैटेगरीज, और नवरत्न का भी अगर टॉप प्रमोशन कर दो तो वो हमारी बन जाती है बेटा महारत्न कैटेगरीज, राइट। तो सबसे जो टॉप स्टेटस होता है इन तीनों में वो होता है अपनी महारत्न कंपनीज का, ठीक है। जो भी सरकारी कंपनी अगर महारत्न के अंडर आती हैं तो यू विल गेट अ बेस्टेस्ट सैलरी पैकेज इन दीज गवर्नमेंट कंपनीज, इन दीज गवर्नमेंट पीएसयूज, राइट। तो ये जो है कंसेप्ट बेसिकली हमने जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में क्यों, किस बेसिस पे हमें इनको जो है विभाजित किया है कि यहाँ पे जो है 3 फैक्टर है, यानी कि 3 पैरामीटर्स पे ही हमने इनको इस तरीके के नाम दिए हैं या फिर इस तरीके के स्टेटस में हमने रखा है। पहला है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि हर साल जो है
ये कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, कितना ये खर्च कर रही हैं, तो प्रॉफिट के हिसाब से जो है इनको इस तरीके का नाम दिया है। अगर महारत्न कंपनी सबसे टॉप लेवल पे है, दैट मीन्स कि दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट देन द अदर नवरत्न एंड मिनी रत्न कंपनीज, राइट। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का है, कितने बड़े लेवल के लोग वहां पे बैठ के जो है पूरी की पूरी कंपनीज को रूल कर रहे हैं, वो जो है अपने नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, तो पूरा डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पे भी, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि हर चीज में जो है कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि मान लो अभी कोई कंपनी है वो महारत्न है, लेकिन कुछ साल में यानी कि 5-6 साल में अगर मान लो वो प्रॉफिट करना बंद कर जाए या वो ग्रो करना बंद कर जाए, तो उसका जो स्टेटस है वो वहां से हट जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ होना जरूरी है उस कंपनी का टू बिकम अ महारत्न कंपनी, राइट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा मैं आपको इसी तरीके से जो है तीनों पीएसयूज के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो महारत्न कंपनीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो महारत्न स्टेटस पाने के लिए एक कंपनी को जो है एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल का दिखाना पड़ता है 20,000 करोड़ रुपए का। यानी कि अगर कोई कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, अगर वो लास्ट 3 ईयर में उसका 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो कंपनी को जो है स्टेटस मिल जाता है एक महारत्न कंपनी का। या फिर उसके अलावा अगर बोला जाए कि एवरेज एनुअल नेटवर्थ, यानी कि उस कंपनी की कीमत ही अगर 10,000 करोड़ रुपए है 3 साल के लिए, तब भी उसको जो है महारत्न कंपनी का स्टेटस मिलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है बेटा कि महारत्न कंपनीज ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो है गवर्नमेंट बॉडीज के ही अंदर है या फिर सरकार के अंडर होती है। हाँ, ये चीज है कि ये सरकारी कंपनीज होती है, इनकी ऑनरशिप भी लेकिन वहां पे होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट का एक लिमिट सेट कर देती है कि अगर आप महारत्न कंपनी में हो तो आप 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की इजाजत के आप लोग कर सकते हो। यानी कि ये कंपनीज 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बिना सरकारी इजाजत के, राइट। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। महारत्न कंपनीज आर फ्री टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट मैटर अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, यानी कि वो किसी और प्रोजेक्ट पे भी जो है 15% की हिस्सेदारी कर सकती है बिना सरकारी डिसीजन के, राइट। क्लियर है? चलो, ये था महारत्न कंपनीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी महारत्न कंपनीज हैं जो इस तरीके से जिनको महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। तो पहली है बेटा BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसकी अभी ऑलरेडी वैकेंसीज निकली हुई है, तो हमारे चैनल को एक बार जाके चेकआउट कर लो। 1050 यानी कि 1050 वैकेंसीज ऑलरेडी रनिंग है, तो जाके इसका फॉर्म भर दो आप लोग। गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पावर ग्रिड, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी, राइट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भी, और ऑयल एंड नेचुरल गैस भी। ये सारी जो 10 के 10 PSUs हैं, इन PSUs को महारत्न कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है इंडिया में, राइट। यानी कि ये जो है, ये कंपनीज के जो भी ओनर्स है वो 5,000 करोड़ यानी कि 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं बिना सरकारी इजाजत के। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं नवरत्न कंपनीज क्या होती है बेटा। नवरत्न कंपनीज जो है इनका सेकंड हाईएस्ट स्टेटस होता है, यानी कि सबसे पहले अपनी आती है महारत्न कंपनीज, ठीक है, सबसे पहले आती है अपनी महारत्न कंपनीज, फिर अपने पास आती है नवरत्न कंपनीज, राइट, फिर उसके बाद आती है क्या, मिनी रत्न कंपनीज। इस तरीके से जो है इनका स्टेटस प्री डिफाइन होता है, राइट। तो नवरत्न कंपनीज जो है सेकंड नंबर पे आती हैं। बीइंग अ नवरत्न कंपनीज, वो क्या करते हैं, दे कैन इन्वेस्ट 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, या फिर 1000 करोड़ तक का जो है किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट पे लगा सकती है विदाउट आस्किंग फॉर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की इजाजत के बिना ये 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकती हैं। ये अपनी होती है क्या, नवरत्न कैटेगरी की कंपनियां, ठीक है। यानी कि एक साल में इनको दिखाना होता है कि दे कैन स्पेंड अप टू 30% ऑफ देयर नेटवर्थ, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा ये कहीं पे भी नेटवर्थ यानी कि इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, राइट। क्लियर है? अब कौन कौन सी होती है, फ्यू एग्जांपल में देख लो। नवरत्न कंपनीज की बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट 16 नवरत्न कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में है, फटाफट से चेकआउट कर सकते हो आप। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल एडंकल गेट की तैयारी पे, राइट। तो जो नवरत्न कंपनीज है वो अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
ठीक है। इसके अलावा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL, जो कि ऑलरेडी पहले चलता था, फिर BSNL आए। तो इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं उनको हम बोलते हैं बेटा नवरत्न कंपनीज, राइट। चलो अब हम आते हैं मिनी रत्न की कैटेगरीज पे। तो मिनी रत्न कंपनीज क्या होते हैं? मिनी रत्न कंपनीज अपनी दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। पहली होती है कैटेगरी 1 और दूसरी होती है कैटेगरी 2, राइट। तो कैटेगरी 1 में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने जो है पिछले 3 साल में बढ़िया प्रॉफिट किया है, उनको हमने कैटेगरी 1 में रखा है। यानी कि उनका जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो होना चाहिए कम से कम 30 करोड़ रुपए का एक साल में, ठीक है। या फिर पिछले 3 साल से जो है वो पॉजिटिव ही ग्रो कर रही हो। तो ये चीज भी ध्यान रखने की है कि 30 करोड़ तक का जो है उनका नेटवर्थ होना चाहिए। और ऐसी कंपनीज में आती है अपनी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो है अभी जो है फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो जाके फटाफट से चेकआउट कर सकते हो आप। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल्स पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा है बेटा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और एडसिल, ठीक है। ये तीनों की तीनों कंपनीज जो हैं दीज आर द मिनी रत्न कंपनीज। इसके अलावा जो है मिनी रत्न कंपनीज की ढेर सारी लिस्ट है, बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो कि मिनी रत्न की कैटेगरीज में आती हैं, राइट। लिस्ट मैं आपको पक्का शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल एडंकल गेट की तैयारी पे। यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, राइट। ठीक है। अब आती है मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में बेसिकली क्या होता है कि द PSCs यानी कि पब्लिक सेक्टर, ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो कि दे हैव autonomy for occurring the capital expenditure of up to rupees 300 करोड़ या फिर उनका नेटवर्थ क्या हो 50% ऑफ देयर नेटवर्थ, ठीक है। इनमें से जो भी कम होगा वो माना जाएगा। यानी कि खर्चा जो है उनका पूरा क्या होना चाहिए? incurring the capital expenditure of up to 300 करोड़ या फिर उनका जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम से कम पिछले साल से लेके 50% का उनको बढ़ के मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है हर साल का यानी कि एनुअल प्रॉफिट देखा जाएगा। लेट्स सपोज अगर इस साल जो है 100 रुपए का जो है उनको प्रॉफिट हुआ है, तो अगले साल क्या होना चाहिए? इसका 50% यानी कि 150 होना चाहिए, तब जाके जो है इनको मिनी रत्न कैटेगरी 2 में रखा जाएगा। तो दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, एक ली है HMT इंटरनेशनल और एक ली है मैकॉन। ये जो है दीज आर द मिनी रत्न कैटेगरी 2, राइट। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि PSUs आए कहाँ से थे, PSU में कौन कौन रहता है, PSU क्यों बनाए गए थे, PSU जो है कितने टाइप के होते हैं, और उसके अलावा जो इनकी कैटेगरीज होते हैं यानी कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज क्या होते हैं वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे, जो कि स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि मैम हम लोग जो है PSU में कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो बेटा देयर आर 3 प्रोसेस, 3 तरीके हैं यहाँ पे जाने के लिए। पहला है थ्रू गेट, ठीक है। ये जो है इंजीनियर्स के लिए है बेसिकली वैकेंसीज, ठीक है। इंजीनियर्स क्या करेंगे यहाँ पे? पहले तो सबसे पहले आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा अपने ही फील्ड में। अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अपने पेपर भर सकते हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो या मैकेनिकल के हो, ठीक है। देयर आर 22 सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो जो है आप गेट का एग्जाम दो। और PSU क्या करती है? PSU अगर आपकी गेट स्कोर अच्छा आया है, गेट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो खुद PSU यानी कि ये जो कंपनीज है, सरकारी कंपनी है, खुद आप लोगों को कॉल करके बुलाती हैं कि आ जाओ फटाफट से हमारी कंपनी में आप जॉब ले लो, राइट। तो ये है गेट का तरीका। तो बेनिफिशियल यही है कि आप फटाफट से गेट की तैयारी शुरू कर दो और फटाफट से PSU में जॉब लग जाओ। इनका जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि 20-20, 30-30 लाख तक का भी इनका साल भर का पैकेज होता है अच्छी PSUs में, यानी कि महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न में, तीनों में ही काफी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गेट की तैयारी करो, शुरू करो। अभी अगर शुरू नहीं की है तो 6 महीने बचे हैं, फटाफट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा नेट का एग्जाम देकर भी आप लोग जो है PSU में जॉब कर सकते हो, ठीक है। नेट का एग्जाम दो, या तो UGC नेट दो आप या फिर CSIR नेट दो। इन दोनों का एग्जाम देकर भी करेस्पॉन्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इन PSUs में जॉब कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे ही PSU कुछ इस तरीके से हो, कई एग्रीकल्चर फील्ड की भी होती है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। बायो का भी यूज होता है, केमिस्ट्री है तो केमिकल का भी यूज होता है। तो कई सारी सरकारी कंपनी जो है ऐसी भी होती है जो UGC नेट और CSIR नेट के स्कोर के बेस पे आप लोगों को कॉल करके सीधा जॉब ऑफर कर देती हैं। थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है बेटा डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि यानी कि हर एक PSU क्या करेगा? अपना अपना एक एग्जाम निकालेगा, ठीक है। अपना अपना एक एग्जाम निकालेगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो PSU में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी जो है बार्क के फॉर्म निकले हुए हैं। किसके फॉर्म निकले हुए हैं? बार्क के,
ठीक है। तो क्या होगा, बार का अगर मान लो कि ये गेट के थ्रू नहीं ले रहा होता तो बार क्या करवाता था, पहले इसका सेपरेट एग्जाम भी होता था, ठीक है। इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये जो है साइंटिस्ट पोस्ट पे क्या निकलवाता है, हर साल वैकेंसीज निकलती हैं इसकी साइंटिस्ट पोस्ट पे, राइट। तो इसरो भी एक तरह से पीएसयू है, और क्या है यहाँ पे, इसरो अपना एक एग्जाम निकलवाता है, आप जब उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट जॉब ऑफर हो जाती है, डायरेक्ट आपका पीएसयू में सिलेक्शन हो जाता है, और इसका जो सैलरी पैकेज होता है बेटा वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि 1-1 लाख तक भी जो है आपकी सैलरी पहुंच जाती है। सो यू हैव टू ओनली प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशन। मैं तो कह रही हूँ आप गेट की तैयारी करो, आप जो है पीएसयू के जो खुद के एग्जाम्स वो लोग निकालते हैं डायरेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो अपना गेट वाला ही होता है हर जगह, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स जो है पीएसयू में अपना करियर क्यों देखें, क्यों वो गेट को जो है चूज करें कि उनका पीएसयू में करियर बन सके, गेट देने से क्या फायदा है, ठीक है। तो गेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको जो है पीएसयू में डायरेक्ट आपको जॉब ऑफर हो जाती है, तो यहाँ पे हमें मिलने वाली है एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज। यानी कि देखो, गेट का एग्जाम दिया आपने, ठीक है, कितने साल में हो जाएगी ग्रेजुएशन, 21-22 साल के आप हो गए, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, बीटेक आपने कर ली, उसके बाद जैसे आप थर्ड ईयर से ही आप, आजकल तो थर्ड ईयर वाले भी स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबल किया हुआ है गेट एग्जाम के लिए, आप 1 साल 2 साल आप तैयारी करो, और जब तक आप बेटा 24-25 के होगे ना, तब तक तो आपकी बढ़िया सैलरी यानी कि 7 लाख से 20 लाख तक के आप घर बैठे कमा लोगे। एक सिक्योरिटी आपके पास रहेगी कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, ठीक है। अच्छा खासा आपको कम उम्र में पैकेज मिल जाएगा, प्रमोशन के आपके चांसेस आगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रमोशन भी आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वेरियस इंक्रीमेंट्स होते हैं सरकारी, उसमें अभी जो 7th पे कमीशन आया था उसी में क्या हुआ था, सैलरी सबकी बढ़ी थी, तो बढ़ के ही आप लोगों को इनकम और सैलरी पैकेज मिलने वाला है। सरकारी जॉब है यानी कि पीएसयू है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो कहीं पर भी नहीं गई, यानी कि आपकी जॉब जो है हर तरीके से एक सिक्योर हो जाती है। यानी कि बस आपको क्या करना है, आप एग्जाम की तैयारी करो, आप पीएसयू में डायरेक्ट बैठ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या फायदे होते हैं, हमें जो है अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि फोन का खर्चा, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सारे अलाउंसेस हमें मिलते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने जो है AAI का जो है एग्जाम निकाला था, और उन्हें पूरा का पूरा खर्चा जो है घर बैठे दिया गया था पूरे साल भर का, यानी कि जो उनका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग अलाउंस है वो भी उनको लाखों में मिला था, कि भाई आपको अगर फर्नीचर खरीदना है तो आप इतने लाख रुपए पूरा ये हम आपको एक बजट के हिसाब से आपको दे रहे हैं, तो अपना चाहे उसमें लैपटॉप है, फर्नीचर है, फोन है, जो भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको खर्चा वहां पे सरकार आपको दे देती है। इसके अलावा आपको मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस, आपके खुद के लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी पूरा का पूरा मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। एकोमोडेशन यानी कि रहने का खर्चा भी आपको मिलता है, आपको सरकारी क्वार्टर मिलेंगे अगर आप AE के पोस्ट पे अगर आप जा रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, या फिर पीएसयू में आप डायरेक्ट इंजीनियर हो, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे हो, ठीक है, या फिर आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे हो। साइंटिस्ट मैंने खुद इसरो में काम किया है, वहां पे क्या होता है बेटा, डायरेक्ट एकोमोडेशन आपको जो इंस्टीट्यूट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसी में ही उनके क्वार्टर्स होते हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट एकोमोडेशन मिल जाती है। पेड लीव्स आपको मिलते हैं अगर आपको कोई एग्जाम देना है, या आपको किसी भी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम है, आपको कहीं पे जाना है पढ़ने के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो आपको पेड लीव्स भी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो बैंकिंग सर्विसेज होती है, यानी कि लोन अगर आपको लेना है तो बहुत ईजिली आपको जो है लोन मिल जाता है, चाहे वो हाउस पे लेना हो या फिर चाहे वो किसी भी ऑटोमोबाइल पे लेना हो, तो आपको इजिली लोन अवेलेबल कर दिया जाता है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग जॉब इन पीएसयू, राइट। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी कमी रह गई है मुझे फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कोई बढ़िया से टॉपिक के साथ, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू गाइज, सी यू सून, बाय, टेक केयर।